आज आपकी कलेक्शन ऑफ डेटा पे बात होगी कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो है मेन फर्स्ट पार्ट यही होता है। रिसर्च का जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो मेन ये आती है कि डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि विदाउट डेटा आप कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। कोई भी जैसे आपको अलॉटमेंट होगा तो आप पहले जिस फील्ड पे भी आप काम करना चाहते हैं तो उससे रिगार्डिंग डेटा कैसे आप कलेक्ट करते हैं। कोई पेपर आपको यदि आप उसको लिखते भी हैं तो उसके रिगार्डिंग आपके रेफरेंसेस क्या दिए गए, किससे रेफरेंस आप उठा रहे हैं, क्या उसमें वर्क कर रहा है, क्या वर्क हो चुका है, ये सभी चीज़ें जो है आपकी वो डेटा के ऊपर बात आती है। डेटा जो है इसका फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का। यदि आप कोई भी नया रिजल्ट निकालना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक टॉपिक है आपका। तो कैसे हम डेटा के ऊपर बात करते हैं, क्या कितने टाइप का डेटा होता है और डेटा कलेक्शन करने के कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं, इसके बारे में आपको सिस्टमेटिक वे से हम बताएंगे आपका। जिसमें कि आपको सबसे पहले हमने बताया कि डेटा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमेना। वी कैन नॉट केम टू एनी कंक्लूजन इफ दैट डेटा कलेक्शन इज नॉट प्रॉपर। यदि आपका डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो कोई भी रिजल्ट पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो डेटा जो है आपका टू टाइप्स का रहता है। फर्स्ट एक प्राइमरी डेटा होता है और सेकंड जो है सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा जो होता है वो जो आप खुद कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने नेट पे देखा या खुद हम लोगों से बात करने गए, ये सारा डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा होता है। इसके कुछ अलग मेथड होते हैं। सेकेंडरी डेटा जैसे हमने न्यूज़पेपर में देखा डेटा कोई, या कोई जर्नल्स का डेटा देखा, ठीक है, उसमें जो हम वर्क करते हैं वो आपका सेकेंडरी डेटा आता है। हमको किसी दूसरे का जो सिस्टमेटिक वे में जिसने उसको क्लासिफाइड कर दिया है, टेबल फॉर्म में उसको बना दिया है, उसका डेटा का यूज करेंगे, वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। इन सब के डिफरेंट टाइप के मेथड हैं, इसमें कि हमने कुछ मेथड लिखे हैं आपके, वो हम आपको बताएंगे। तो ये सबसे पहले डेटा कलेक्शन, पहले क्या सिचुएशन हमारे पास हो सकती है कि कहाँ पर डेटा होगा। डेटा या तो किसी एजेंसी में होगा या किसी आपका एजेंसी के बाहर होगा। ठीक है, तो उसमें 2-3 पॉइंट लिखे हमने। फर्स्ट लिखा है डेटा अवेलेबल विद इन द एजेंसी, किसी एजेंसी के अंदर है जिसको आपने देखा और उस पर वर्क किया। सेकंड आपका आउटसाइड द एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आ गया कि आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास उससे रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, खुद किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए निकल गए और डेटा के ऊपर हमने जाकर जो है कलेक्ट किया। क्योंकि जब तक कि हम प्रॉपरली डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कि हम लोग जो है एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी यदि न्यू प्रॉब्लम आती है तो उसके रिगार्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं, एकदम इनिशियल लेवल में आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले प्राइमरी डेटा आता है जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि हम जाके डायरेक्ट लोगों से बात करें या फोन पे बात करें। ठीक है, ये सब प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपको दिखा दिया है हमने, कुछ इसके एग्जांपल्स लिखे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आयर चलता है आपका, ये प्राइमरी होता है कि आपने मेल कर दिया क्वेश्चन आयर या किसी से आप डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी होगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज रिसर्च में, जिनके फील्ड में अगर टॉपिक रहता है उसके लिए तो बहुत रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग मेन बात करते हैं कि जर्नल्स पे, मान लीजिए हमने कोई टॉपिक पे काम करना है तो हमको उसके रिगार्डिंग देखना पड़ेगा कि उसका डेटा अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आप किसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ गए और आपको लगता है कि उसके रिगार्डिंग हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वो भी आपका टाइम का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप दूसरे फील्ड में काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डेटा हम उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली जो है वो कलेक्ट कर ले। कोई भी टॉपिक पे काम करना है हमको, उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ मालूम हो कि किसने क्या वर्क किया है, उसी का आगे हम प्रोसीड करेंगे। कभी भी आप देखिएगा कोई भी पेपर में रेफरेंसेस जरूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके हमको क्या वहां तक वर्क हो चुका है, उसमें हम और नया वर्क क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि प्रॉपर कलेक्शन भी मालूम हो और क्या इसके लिए टूल्स हम अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी आपको मालूम हो। ठीक है, ये आपका एकदम इनिशियल पार्ट रहता है कि इसमें हम सिस्टमेटिक वे से ये सीखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी डेटा के हमने कुछ बता दिया आपको, जैसे पर्सनल इंटरव्यू होता है, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, तो बेसिक हो गया, प्राइमरी टूल्स आ गए। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपका? सेकेंडरी डेटा जो होता है जिसको ऑलरेडी आपका कलेक्ट किया जा चुका है, हमने नहीं किया है, वो तो प्राइमरी के लिए हो गया। मान लीजिए प्राइमरी मींस ये हो गया कि हमने किसी को कलेक्ट किया या किसी को हमने हायर कर लिया डेटा कलेक्शन के लिए, ये तो प्राइमरी टूल हो गए। सेकेंडरी क्या हो गया? मान लीजिए कोई डेटा कलेक्टेड है, ठीक है, मींस कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी टाइप का डेटा हो गया। जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी कलेक्टेड, टेबुलेटेड एंड प्रेजेंटेड, ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, किसी ने पेपर पब्लिश करा दिया
तो उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा आ जाता है। ये एक डिफरेंट टाइप के होते हैं, दोनों ही आपने पढ़े होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। प्राइमरी मीन्स आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी मीन्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसके कुछ आपके हमने इसके पार्ट लिखे हैं, पब्लिश सोर्सेज और पब्लिश सोर्सेज, ये दो हमने पार्ट इसमें भी कर दिए। अनपब्लिश सोर्सेज मीन्स आपस में बात करके, ये रिसर्च स्कॉलर जो है वो अनपब्लिश सोर्सेज में बात करते हैं। आपने क्या किया, अपने साथ में जो काम कर रहा है उसी सेम गाइड के अंडर में, तो उन दोनों ने आपस में जो कल आपने डिस्कस किया वो आपका अनपब्लिश सोर्सेज हो जाता है। दोनों ने अपना वर्क कर दिया है, लेकिन जब आपस में आप डिस्कस करते हैं तो ये अनपब्लिश सोर्सेज कहलाता है, ठीक है। पब्लिश सोर्सेज में जैसे कि मेन आपके लिख दिए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गया, उस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका बिजनेस वाले ज्यादा इस पर काम करते हैं, साइंस वाले भी करते हैं, बहुत कम करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या पब्लिश कर दिया है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन होते हैं, कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं, ये सब आपके जो है सेकेंडरी टूल हो जाते हैं, ऑलरेडी ये कलेक्ट कर चुके हैं। रिसर्च पब्लिकेशन भी इसी में आता है। रिसर्च पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है उसका, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। कौन कौन सा, यहीं पर मेन बात आती है कि हम किसको कलेक्ट कर रहे हैं। भाई मान लीजिए किसी ने कोई, कभी भी आप विदाउट कोई इंफॉर्मेशन आप किसी टॉपिक पर वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए गाइड की जरूरत पड़ती है। गाइड का मेन मोटिव यही रहता है कि हमको जो उस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी को आगे हमें उसको एक्सटेंड करना, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सेकेंडरी में आ जाते हैं सब रिसर्च। अनपब्लिश सोर्सेज में हमने आपको बताया कि वो पब्लिश नहीं हुआ है, मीन्स आप और आपके साथ वाला दोनों आपस में जो बात करते हैं वो भी आपका एक पब्लिक, वही है डेटा कलेक्शन ही की बात हो रही है, तो वो भी एक आपका अनपब्लिश सोर्स हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। मीन्स आपने जितना काम किया उसमें थोड़ी हेल्प कर दी आपकी, ठीक है, तो वो भी अनपब्लिश सोर्सेज में चला जाता है। तो ये आपका डेटा के ऊपर बात होती है। इन सबका एक अलग अलग अपना मोटिव रहता है कि रिसर्च आर्टिकल्स क्या आ गए, आर्टिकल्स के ऊपर वर्क करना, ठीक है। तो इसके बाद इसको यदि आपने मान लीजिए कलेक्ट कर लिया है डेटा, तो उसके बाद आपको उसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे या उसको कैसे टेबल फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। और क्लासिफिकेशन एक बेसिक टॉपिक होता है, लेकिन उसमें भी बहुत से पार्ट होते हैं कि किस टाइप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आपका प्लेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो बात होती है वो उसके टाइप्स कराते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ arranging the collected data into homogeneous class so as its common characteristics। मतलब हमको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। मान लीजिए आप डेटा कलेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हम नए स्टूडेंट है और हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो जिस टॉपिक पे हमको वर्क करना है। यहाँ पे जो भी आपका वर्क है वो सिस्टमेटिक वे है। आप जैसे कभी सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे, किसी से बात की हमने, उन्होंने टॉपिक हमको बताया कि इस टॉपिक पे है, तो हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, चाहे प्राइमरी की हो चाहे सेकेंडरी की हो, उसको हम अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाइड करेंगे कि ये पेपर इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन चला जाता है। फिर क्लासिफिकेशन भी 3-4 टाइप के होते हैं, वो बताएंगे। एक सिस्टमेटिक वे हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। क्लासिफाइड के बाद हमने उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा जो मोटिव क्या है, सैम्पलिंग तभी कर पाएंगे जब मैथमेटिकल में चेंज कर पाएं, क्योंकि सैम्पलिंग कहती है केवल ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है, कि हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले डेटा, क्योंकि डेटा तो आपने क्या किया है, ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसको मैथमेटिकल पार्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये यहाँ से मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है कि हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन हम उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट बना ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब डेटा का हमारा कोई आउटपुट मिलेगा नहीं हमको। तो उसको हमको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके जो प्रोसेस होते हैं वही सारे प्रोसेस आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। किस टाइप से फर्स्ट स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आएगा। सबसे पहले हमको टॉपिक अलॉट हुआ, हमने क्या किया, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। यदि हमारा डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक। फिर उसके बाद यदि हमने मान लीजिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, सेकंड आप किस पे जाएंगे कि उसको क्लासिफाइड करेंगे कि कौन कौन से एक पार्ट के सब देखिए, मान लीजिए बहुत सा डेटा कलेक्ट किया है तो उसको क्लासिफाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको आप टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेबल फॉर्म से ही आपका जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन आता है। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है वो तो तब होंगे जब आपका डेटा प्रॉपर कलेक्ट हो, उसको प्रॉपरली क्लासिफाइड करें, किस पार्ट में आपने रखना है। टेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, तो टेबल फॉर्म में भी किस फॉर्म में है कि डेटा डिस्क्रीट का है कि कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। फिर आपने उसका एवरेज कैसे निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला, देन आप सैम्पलिंग के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सबसे प्राइमरी है, वो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड का हो, लेकिन उसको ये प्रोसेस तो फॉलो करने ही पड़ेंगे,
ठीक है, स्टार्टिंग से लेके। और बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ये ना सोचे कि भाई हमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो बहुत टफ स्टेप्स होते होंगे, लेकिन बहुत सिंपल स्टेप होते हैं और सब आपके लिए यूजफुल है। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना देता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसको क्लासिफाइड कर लिया, तो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हमने आपको यहाँ पे लिख दिया कि, और आपको समझा भी दिया कि क्लासिफिकेशन दैट मीन्स आपको उसको क्लासिफाइड करना, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको उसके अकॉर्डिंग हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जिनके कॉमन आपके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उनको एक पार्ट में कर देंगे, बाकी आपको दूसरे पार्ट में कर देंगे। जिसकी इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत होगी उतनी इंफॉर्मेशन हम लिख लेंगे और उसके बाकी जो है वो निगलेक्ट कर देंगे हम। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन के कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं इसमें जो हमने आपको बताया, आपके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं ये कुछ लिख दिए हैं हमने आपको। क्या नेसेसरी डिटेल आपकी एलिमिनेट कर देता है, कंपैरेटिव स्टडी के लिए सही रहता है कि एक दूसरे डेटा में आप कर सकते हैं, ये सिंपल रहते हैं। मास ऑफ डेटा इज एन इजीली असेंबल फॉर्म में चलाता है, बहुत बड़ा डेटा आपने कलेक्ट किया उसको बहुत छोटे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर पहले आप क्लासिफाइड कर लेंगे, देन उसको टेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके सिंपली हैं। तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, यहीं से आपका थोड़ा सा पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का आइडिया जनरेट हो जाता है, क्योंकि आपने दोनों ही पढ़े हैं कि कहीं पैरामीटर होता है कहीं आपका नॉन पैरामीट्रिक होता है, दोनों ही आपके टॉपिक्स में है। तो कैसे होता है ये सब यहाँ से स्टार्ट होने लग जाता है। तो क्लासिफिकेशन भी 3-4 टाइप का होता है आपका। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो आपका टाइम के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें आपने टाइम को मीन्स 2007 में ये आया, 2008 में आया, ये ग्रो कर रहा है कि डाउन हो रहा है। मीन्स आप मान लीजिए अपनी फील्ड पे काम कर रहे हैं तो इस फील्ड पे ग्रो था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो इसका कैसा ग्राफ जा रहा है उस टाइप पर जो बात होती है वो आपका जो टाइम के अकॉर्डिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन का तो आइडिया आपको आ रहा है, लेकिन वो किस टाइप पर जाएगा यहाँ पर भी ये भी मालूम हो। हमने आपको कल ही बता दिया था कि आपको सीखना वही चीज़ है जो आपको मालूम है, लेकिन सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो, देन तभी आउटपुट आ जाएंगे। फिनिशिंग हमको करनी है, हमको मालूम है कि क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन कैसे फिनिशिंग आएगी तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है आपको कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट मीन्स टाइम के ऑर्डर पे जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो क्रोनोलॉजिकल हो जाता है, ठीक है। सेकंड आपका आता है जियोग्राफिकल, मीन्स रीजन के अकॉर्डिंग जो करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो आपका जियोग्राफिकल हो जाएगा। थर्ड आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर देंगे हम, ठीक है। जैसे लिटरेसी के ऊपर बात हो रही है, क्लासिफिकेशन भी किया लेकिन लिटरेसी हो गई, रिलीजियन हो गया, इसके ऊपर जो भी क्लासिफिकेशन का डेटा कहेंगे, डेटा वही रहेगा लेकिन उसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे, डिफरेंट नाम भी मालूम हो, ठीक है। लास्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। जितना भी आपकी सैंपलिंग है, मेन जितनी पैरामीट्रिक सैंपलिंग है वो आपकी यहीं पर डिपेंड होती है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में। उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत लिख दिया है यहाँ पर, वही चीजें लिखी हैं जो अभी हमने आपको बताई कि लिटरेसी, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट, इस टाइप से जो बात होती है वो क्वालिटी किया जाती है। रीजन और प्लेस की बात होती है, जियोग्राफिकल आ जाती है, यही चीज हमने बताई। क्वांटिटेटिव में इसमें भी आपका जाता है डिस्क्रीट का है कि कॉन्टिन्यूअस का है। हमने कल भी आपको बार बार बताया कि डिस्क्रीट का है, कॉन्टिन्यूअस का है। तो डिस्क्रीट क्या होता है, देखिए सभी टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं तो कुछ को तो मालूम ही होगा डिस्क्रीट का डेटा की हम क्या बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की क्या बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ मालूम हो कि डिस्क्रीट मीन्स हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्क्रीट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। हमने और यदि मान ली हाइट की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। हमने कल आपको बताया था कि टी टेस्ट भी लगाते, एफ जेड लगाते, लेकिन वो डिस्क्रीट में नहीं अप्लाई होता है। तो डिस्क्रीट का मीन्स क्या है, डिस्क्रीट मीन्स आपका जो जिसके ऊपर बात हो रही है, जहां पर जो है डिफरेंस आपको दिख रहा है। जैसे डाइस, आधा डाइस नहीं आएगा, हमेशा 4 आएगा, 5 आएगा, से डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो वो जहां बात आएगी वो आपका डिस्क्रीट की बात हो जाएगी, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट की बात होगी तो वो किसमें, डिस्क्रीट वेरिएबल की बात आ गई। थोड़ा सा मैथ्स वालों को तो मालूम ही होगा, लेकिन ये जूलॉजी वाले भी देख ले। वेरिएबल जो डेटा वेरी करता है, इतना तो बेसिक मालूम होगा, वेरिएबल कहलाते हैं आपके। तो वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, 2 मेनली होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है आप देखेंगे आपके में दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिस्क्रीट भी है, लेकिन उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंस होते हैं। कैसा रहता है, जैसे कि आप देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रीट से रिलेटेड होगा, कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं आएगी उसमें। बाइनोमियल हो गया, पॉइसन हो गया, उसके बाद के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्टली जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें जो भी डेटा होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस का डेटा होगा। फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं,
डेटा सेम है, सेम कलेक्शन प्रोसीजर है, लेकिन हम डिफरेंट लगाते हैं फॉर्मूले। वो आपको कोई और टीचर जो आएंगे वो बताएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, लेकिन हम यहाँ आपको बेसिक बताया दे रहे हैं कि बाइनोमियल में जो भी क्वेश्चन आप लगाते थे वो डिस्क्रीट की बात आती थी, ठीक है। पॉइजन में भी लगाते थे वो भी डिस्क्रीट की बात आती थी, लेकिन जब आप इधर आप लगाते हैं बीटा टेस्ट हो गए या आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हो गए, वो सभी डेटा किस पे होते थे, कॉन्टिन्यूअस पे होते थे। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आती थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट का डेटा या 10 का हो या कितने का हो, कॉन्टिन्यूअस में ही डेटा कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए हो जाता है वो। फिर उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी की बात आती है। अब डेटा को हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें आपका फ्रीक्वेंसी और टेबल फॉर्म में, जिसको आप जो है अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया या मेजर ऑफ डिस्पर्सन हो गया, ठीक है, या आपके टेस्ट हो गए, लार्ज सैंपल टेस्ट हो गया, या आपके TFZ टेस्ट हो गए, या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए, तो ये सब तभी हो पाएंगे जब आप अपने डेटा को सही से कन्वर्ट कर सके। अप्लाई तो तभी करेंगे ना हम, जब उसको अपने डेटा को हम कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने बताया कि एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो डिस्क्रीट वेरिएबल में लगता है, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल मींस कैसे हो गए, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया है कि डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे 15 पर 5 लोग हैं, ये दिख रहा है आपको। डिफरेंस में आपको क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, आप ये नहीं कह सकते कि 15 to 16 के बीच वाले यहाँ पे रखे गए, यहाँ पे डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है वो डिस्क्रीट में चले जाएंगे आप। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस हमको काउंटेबल है, दिख रहा है, यहाँ पे जो 17 में है वो 20 में है, डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आप ये बताएंगे कि इस इंटरवल के बीच में आपका डेटा लाई कर रहा है। आप यहाँ कह देते कि 15 to 18 तक का है, 18 to 21 तक का है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस की बात आ गई है, ठीक है। उसके लिए अपना प्रोसेस अलग हो जाता है। दोनों चीज आपको पढ़नी है, दोनों से आउटपुट भी एक से मिलेगा और डेटा भी कन्वर्ट हो जाता है। जब डेटा आप बढ़ाते हैं, हमने ये भी बताया कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, दोनों के फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, ठीक है। दोनों का अप्लाई करने का प्रोसीजर अलग हो जाता है। जब आपका हमने बताया कॉन्टिन्यूअस में सैंपलिंग कम भी की है तो भी आप इधर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास टेस्ट है। तो ये चीज आपकी आ गई। सबसे पहले आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने आपको बता दिया कि डिफरेंट रहता है, सेपरेट जाते हैं, दूसरे से सेपरेट दिखता है आपका। सेकंड इसके बाद आपका आ गया कॉन्टिन्यूअस की बात। कॉन्टिन्यूअस में जो है वो आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, जिससे आपने स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट किया यहाँ पर और लास्ट में 60 तक चले गए, तो आपको क्या दिख रहा है, 0 से 10 के बीच में जा रहा है डेटा। मीन्स यहाँ पर एक एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल रही है, आप यहाँ पर जो भी निकाल रहे हैं एक इंटरवल में निकाल रहे हैं, ठीक है। इंटरवल मीन्स एक क्लास इंटरवल कहलाता है आपका। इसके बारे में हमने साथ लिख दिया है कि क्लास इंटरवल में कोई लिमिट आपकी डिफाइन हो गई है, ठीक है। जैसे आपने 10 से 20 की क्लास है, उसमें कितने लोग प्रेजेंट है, उसमें हमने कह दिया कि 10 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस की बात आ गई। इसके लिए हम जो है डिफरेंट फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो 20 to 30 में 16% है, या इस टाइप से एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे हमने बताया, जिसके बारे में हमने कल थोड़ा सा आपको बताया भी था कि कॉन्टिन्यूअस का डेटा हम कब अप्लाई करते हैं। सैम्पलिंग कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये डिफरेंस मालूम हो, ठीक है। या आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं या डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं, सिग्मा भी निकालना है, तो डिफरेंस आपको मालूम होगा तो आप ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। कोई भी आप हो तो बेसिक आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कि आप जो है उसमें बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस की बात आ गई आपकी। फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ थोड़ा सा उसमें एक आपका दिया गया है, यदि आप बना रहे हैं तो बेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं। बेस्ट के लिए यदि हम कोई भी डेटा को कन्वर्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूअस में, तो कुछ उसकी आपके क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप उसको वैरी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ये दिया है कि आपका जो है आप इक्वल विड्थ का रखेंगे साइज। आप यदि मान लीजिए हमने डेटा कलेक्ट किया और हम डेटा कलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं तो उसको कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। बहुत से फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो उससे आउटपुट अच्छा आएगा, उससे हम ज़्यादा चीज़ें निकाल पाएंगे। तो ये इंटरनेशनल वो दिया, तो हमने आपको लिख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ पॉइंट्स आपके आ जाते हैं, जैसे कि आपका इक्वल विड्थ का होना चाहिए। सेकंड आपका आ गया कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रोज कितनी हो, ठीक है, या क्लासेस कितनी हो। नंबर ऑफ क्लासेस या रोज एक ही बात आ गई, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 6 से 30 के बीच में होना चाहिए। 6 से कम ना हो यदि आप बना रहे हैं और 30 से ज़्यादा ना हो,
ये एक स्टैंडर्ड है बिल्कुल। यदि आपका 5 भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड दिया है आपका, बुक में देख लीजिएगा, 6 से 30 के बीच में वैरी करे। यदि कोई वैल्यू बीच में आ जाए, मान लो कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं आप और आपका वैल्यू आ गई 30, तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, उसको एक क्लास प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप खुद भी आप इसको करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी बाउंड्री पे आ गई, तो हम इसको हमेशा किस क्लास में रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड दिया था, वो भी हमने लिख दिया यहाँ पर आपके। सेकंड, इसके क्लास इंटरवल एकदम बेसिक की बात बताने लगे आपको। जब मैंने कहा बेसिक है तो बिल्कुल ही आपको बेसिक समझा देगी क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कहलाता है इसका आपका। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मिड वैल्यू भी आपको लिख दी हमने। हाँ, ये थोड़ा सा आया था इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसकी बहुत आजकल डिस्कशन हो रहा है कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में थोड़ा सा आजकल ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि मीडियन मोड की आप बात करते हैं, तो हमने इसको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मीन्स आपका ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी वही चीज दिखा रहा है, क्योंकि हम कह के आए हैं कि जो बाउंड्री पे वैल्यू होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, तो ये भी आपका डिफाइन है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जब कह दिया है कि 20 वाला जो है नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो हम दिखाएं या ना दिखाएं। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव होता है। लेकिन जब हम अपना मैथमेटिकल इसको अप्लाई करते हैं, तो हमको मैथमेटिकल अप्लाई करने के लिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाउंड्री आपस में अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें थोड़ा सा आगे अब आपको बताएंगे क्या करा है कि हाफ हाफ को प्लस माइनस कर दिया है इन्होंने। ठीक है, उससे क्या हो गया कि बाउंड्री अटैच हो गई। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम भी आप आगे कोई भी बताएगा तो आप उससे डिस्कस करेंगे टीचर्स, जो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताएंगे, तो वो इस क्लास के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन बेसिक से हमने बता दी। ये एक्सक्लूसिव होती है जो ऑलरेडी आपकी अटैच दिख रही है, 10 से 20 गया, 20 to 30 गया। ठीक है, लेकिन दोनों सेम प्रोसीजर हैं। यहाँ पे भी 20 वैल्यू आ गई तो आप नेक्स्ट में रखेंगे, ठीक, और उसमें भी 20 वैल्यू आ गई तो भी आप नेक्स्ट में ही रखेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वहां पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हमने लास्ट वाला थर्ड पॉइंट था, उसमें यहाँ पर तो उसकी कोई जरूरत है, लेकिन उस पॉइंट में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो एक्चुअल क्लास इंटरवल में एटलीस्ट आप इसको कन्वर्ट करना। तो ये आपका मैथमेटिकल पार्ट आ गया। ये आपके जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जब बात चलेंगे तो उसमें आपको सीखना पड़ेगा कि इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या आएगा। तो उसमें आप ये बताते हैं यदि मीडियन और मोड जब निकालते हैं तो आपको बाउंड्री आपस में अटैच करनी पड़ती है। जब मीडियन मोड निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की जब बात होगी या क्वार्टाइल वगैरह की बात होगी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में तो आपको मालूम ही होगा कि दो ही चीज़ें मेन देखते हैं, क्वार्टाइल देखते हैं, नहीं आपके सिलेबस में है टॉपिक वो सारे। तो ये चीज़ आपकी एकदम बेसिक से आ गई, मैथमेटिकल ही है आपका पूरा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी बात आती है बहुत। क्यूमुलेटिव कर्व भी है आपके में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी है। एक्चुअल में डेटा जो है वो दो टाइप से रिप्रेजेंट होता है। एक ग्राफिकली होता है जो आपने पहले पढ़े होंगे, उसका भी हमने एग्जांपल दिए, हिस्टोग्राम कह देते हैं, क्यूमुलेटिव कर्व कह देते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये आपका अलग से मेंशन है, सिलेबस आप देखिएगा उसमें दिया हुआ है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, क्लासिफाइड एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स आपके यहाँ कवर होते हैं कि कोई भी डेटा कलेक्ट करें उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो उसको ग्राफिकली करेंगे हम, ठीक है, या फिर उसको जो है हम आपका ये इन टेबल फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो उसमें हम करते क्या है, जैसे लेस देन और मोर देन की बात आ रही है। आपको इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कह दोगे 60 मार्क्स के नीचे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको लेस देन में मिलेगी। या 60 से अबव कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाएगी। ठीक है, क्यूमुलेशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। क्यूमुलेशन आप अपने रिसर्च में भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ जब आप क्यूमुलेशन सीख लेंगे तो वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये अब आपका जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे मीन मीडियन मोड हमने बहुत स्टार्टिंग से पढ़े, लेकिन जब आप सैम्पलिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि सैम्पलिंग में कुछ ही नहीं है, केवल मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना आया है, उसी को बस अपना सिस्टमेटिक वे से अप्लाई करना है। या प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है कि टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, लेकिन पूरी प्रोबेबिलिटी उसी पर डिपेंड है, कोई नया फॉर्मूला ही नहीं है। आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल। ठीक है, या सैम्पलिंग मीन्स क्या, x डैश माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर, बस ये इतनी तो सैम्पलिंग है। लेकिन सैम्पलिंग उसी में बहुत ज्यादा प्रोसेस है कि लिमिटिंग केस लग गए, नॉन पैरामीट्रिक है तो का स्क्वायर में चला जाएगा, वही एक फॉर्मूला जो है डिफरेंट फील्ड में आपका डिफरेंट हो जाता है। आप मान लीजिए कहते हैं टी
टी टेस्ट में जब आप बात करते हैं सैंपल की, सैंपल साइज बहुत छोटा है और हमको पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसके बारे में बताना है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें आप सैंपल के लिए लेते, वेरिएंस जो है वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सैंपल का ले लेते, और उसमें क्या करते हैं नीचे आपको एक्यूरेसी बनाने के लिए अंडर रूट एन-1 कर देते हैं। ये तो उनके लिए बता रहे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, लेकिन हम आपको जो है स्टार्टिंग से बताएंगे कि कैसे क्या डिफरेंस करा जाता है, कैसे आप कहते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी लार्ज की अलग है, स्मॉल की अलग है, तो फॉर्मूलों में कहाँ पे डिफरेंस आता है ये भी बताएंगे। इसीलिए हमने आपका जो है बेसिक से एकदम स्टार्ट कर दिया कि क्या चीज़ें बेसिक में चलती हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव की बात कर रहे हैं तो आपको एकदम आइडिया आ जाए कि क्यूमुलेशन मीन्स क्या, यहाँ से लेकर पूरे का एडिशन। उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने आपको दिखाया है, थ्योरी की जगह आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए, तो हमने ये बताया कि एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट किया अपने स्टूडेंट्स का और उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको रिक्वायरमेंट है कि कितने स्टूडेंट हमारे लेस देन 50 पे आ रहे हैं, तो हमने कह दिया कि लेस देन 50 में 51 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये टोटल सम आ गया आपका। या मोर देन 40 कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हम कह देंगे 39 आ रहे हैं। मोर देन 40 मीन्स दैट मीन्स आपके ये वाले स्टूडेंट्स 40 मार्क्स के ऊपर कितने हैं, तो ये वाले स्टूडेंट्स हैं प्लस ये वाले स्टूडेंट, ये वाले, इनका अलग अलग फॉर्मूला होता है। जब आप सैम्पलिंग देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा क्यूमुलेशन, क्यूमुलेशन में जो है वो आपका अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल पर डिफाइन किया गया है इन्होंने, तो वेरिएबल पे डिफाइन किया है लेकिन डेटा वही है। बस क्या कर देते हैं कि जब इंटीग्रेशन की बात होती है कॉन्टिन्यूअस में तो 0 to x कर देते हैं, ठीक है। x कोई भी हो सकता है, x लेस देन 50 भी हो सकता है, लेस देन 60 भी हो सकता है, लेकिन पूरा स्टार्टिंग से लेकर 0 से लेकर, ठीक है। और जब आप बात करते हैं उसके डिस्क्रीट की तो समेशन लगा देते हैं वहां पर, क्योंकि डिस्क्रीट में क्या होता है कि डिफरेंस आपको दिख रहा है। कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस पाथ हो गया आपका, पूरा इंक्लूड कर दिया आपने। समेशन क्या हो गया, ये पर्टिकुलर वैल्यू पर हम वैल्यू उठा रहे हैं, तो दोनों ही क्यूमुलेशन है, और क्यूमुलेशन दैट मीन्स ये वैल्यू, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट का अलग है और कॉन्टिन्यूअस का अलग है, दोनों के सिंबल अलग है। उधर इंटीग्रेशन से लेते हैं हम इंट्री को, इधर क्या समेशन से लेते हैं, और क्यूमुलेशन दैट मीन्स कहाँ तक की हम देखना चाहते हैं। हमको अपने क्लास में कौन से स्टूडेंट्स को जैसे मेरिट बनानी है, तो हमने मेरिट कहाँ तक बनानी है, तो ये तो एक हो गया एग्जाम्पल, लेकिन आप उसको वेरिएबल के तौर पे कैसे दिखाओगे। रिसर्च में तो यही होता है ना कि हम जनरल केस बनाते हैं, उसी को तो लोग अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बना दिया, लोग दूसरे अप्लाई कर रहे हैं सिंपल केस के लिए, तो कैसे उसका जनरलाइजेशन करते हैं हम, वही चीज़ आपकी आ जाती है। तो ये आपका वही चीज़ है वो, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे है तो थोड़ी ज़्यादा सिंपल लग रही है। जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो सिंपली आपकी अप्लाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बात आ गई। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअल में टॉपिक था आपका, तो इसी के लिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया कि ग्राफिकल, ग्राफ तो सब पढ़े हुए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हम आपको आइडिया बता देंगे कि कौन कौन से ग्राफ आपके में है। मेनली 5-6 ग्राफ हैं। एक आपका हिस्टोग्राम है, पढ़ाई होगा सबका, लेकिन अभी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे फिर से एक बता दे रहे हैं। मान लीजिए किसी का नहीं भी आता है तो उसको मालूम पड़ जाए कि भाई कौन से हिस्टोग्राम होता है, मान लीजिए कोई डाउट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो जितने भी ग्राफ थे उसमें से हमने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो सारे इंक्लूड कर लिए, क्योंकि आपके में एक टॉपिक दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि कैसे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। मीन्स आपने वर्क नहीं किया, आप पेन नहीं उठा रहे, आप देख के बता दे रहे हैं कि डेटा कैसा है, किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, कौन सा कम दिख रहा है। तो ग्राफिकली आप कैसे देखेंगे डेटा को, जनरली आप इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई ग्राफिकली देख ले, बहुत कम मेहनत पे भी ज़्यादा आउटपुट निकल आए, इतना प्रोसीजर नहीं लगाना पड़ा, हमने ग्राफिकली देख लिया। तो कुछ पुराने ग्राफ हैं, कुछ नए न्यू ग्राफ है। तो सबसे ओल्ड ग्राफ हिस्टोग्राम आपका आ गया। सब बहुत बार बिल्डिंग्स आपस में अटैच होती है, एक बार डायग्राम भी होता है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। देख लीजिएगा, हमने हिस्टोग्राम से स्टार्ट किया है, आपका पूरा लिख दिया इक्वल अनइक्वल इंटरवल के लिए। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि आपका क्या है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मीन्स आपका जो है बाउंड्री आपस में अटैच होगी, कॉन्टिन्यूअस के लिए रहता है आपका हिस्टोग्राम। तो किस टाइप से, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया कि हिस्टोग्राम क्या रहता है आपका, जैसे 0 से 10 के आपकी फ्रीक्वेंसी 6 है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने ये ग्राफ देखा, हमने ये डेटा देखे नहीं, हमने डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू बता दिया कि कहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हम इसको देख के बता सकते हैं कि 30 to 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प हो जाती है कि डेटा आपने रिप्रेजेंट कर दिया। डेटा देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चल रहा है। सबसे पहला स्टेप
डेटा हमने कलेक्ट किया, डेटा के बारे में मालूम है, उसके किस टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं हम, प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है, फिर सेकंड आपके आ गए उसको क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन को आपने समराइज कर दिया, वो टेबुलेशन हो जाता है। उसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन टेबुलेशन जो है इसके बाद आपको बता दिया टेबुलेशन किस टाइप से, कि रो और कॉलम्स में आपने समराइज कर दिया डेटा को, ठीक है, तो वो आपका टेबुलेशन कहलाता है। फिर टेबल फॉर्म में जब बन गया तो उसको कैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बारे में बात आ जाती है कि ग्राफिकली इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ग्राफिकली आपने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि डेटा कहाँ पर है। आप इसको देख के बता सकते हैं कि डेटा हमारा 60 तक गया है, ठीक है, इसके आगे नहीं है। और संग में आप ये भी बता सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है हमारी 30 to 40 के बीच में, ठीक है, 30 to 40 के बीच में आपकी मेजॉरिटी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू है आपकी 20 to 30 के बीच में भी है, 40 to 50 के बीच में है। तो बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग बता दिया। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस का है, ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि बाउंड्री आपस में अटैच है, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है आपकी। पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से आप देख के बता सकते हैं 0 से 10 है या 10 से 20 है। तो ये आपका एक टाइप हो गया हिस्टोग्राम। सेकंड टाइप, इसी डेटा को आप कैसे, हम लोग जो टेबल से ये ग्राफ बना रहे हैं, नहीं, आपको हमने ये बताया कि आपने यदि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि आपको बाद में नहीं देखना है। एक आपने ग्राफ बना, देखो आपने डेटा लिया, डेटा से टेबल बनाएंगे आप। यदि आप डेटा से डायरेक्ट ग्राफ बना दें तो ग्राफ के थ्रू भी हम आपको बता सकते हैं बाद में कि जो ग्राफ है हमारा वो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्या, और टेबल में भी देख के बता सकते हैं। हमको क्या है कि सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम दो जगह फिल करेंगे, क्लासिफाइड कर दिया। अब हमको या तो उसको डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे टेबल फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम बाद के लिए प्रिजर्व कर देंगे, या सेकेंडरी हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। यदि हमने उसको डायरेक्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है तो फिर बाद में हमको उसको हेल्प के लिए टेबल नहीं देखनी है, फिर हम उसको ग्राफिकली देखेंगे। ये हमारे पास प्रिजर्व करना है डेटा, जो भी हमने डेटा क्लासिफाइड किया है उसको या तो हम टेबल फॉर्म में कर लेंगे या फिर उसको हम जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में कर देंगे। तो दोनों डेटा को हम देख के बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमने वैसे दोनों यूज कर लिए हैं कि आपको एक्चुअली अभी तक की टेबल फॉर्म में ज्यादा अच्छे से मालूम है कि हाँ ठीक भाई हमने इससे पहले इसको कोई भी डेटा कलेक्ट किया उसको टेबल में पुट कर दिया, ठीक है। हाँ, जिसका यूज करते हैं दोनों आया आपके पास। हाँ, यूज है ना हिस्टोग्राम का, हिस्टोग्राम से हाँ ठीक है, नहीं आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना। हाँ, टेबल रखते हैं तो वही तो बताया ना, डेटा रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। हम आपको यही तो बताया कि दोनों मेथड है हमारे पास, हम कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि टेबल फॉर्म ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम चाहते हैं कि उसको ग्राफिकली देख सके तो हम क्या करेंगे, उसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। मीन्स दोनों मेथड है आपके रिप्रेजेंटेशन के, आप किस पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ये तो हमारी चॉइस है, लेकिन हमारे पास मेथड दोनों अवेलेबल है। वही उसी टाइप से हम आपको बता दें कि जैसे कि डेटा जो होता है उसमें आप लोग का डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का भी वही हो जाता है। आपको ये जो हमने कहा लार्ज सैंपल टेस्ट जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस के लिए भी, ये क्यों बता दिया, क्योंकि डेटा जैसे आप 30 से ऊपर ले जाएंगे तो डिस्क्रीट का डेटा ही कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या आपको कोई एवरेज निकालना हो, अभी आपको थोड़ा सा बताया जाएगा जब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में बताया जाएगा, तो ये बताता ये है कि डिस्क्रीट में भी लग सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में, आंसर तो सेम निकलेगा। लेकिन क्या है, हमारी चॉइस है जिससे ज्यादा इजी हो जाए। हमको लगता है कि हम ग्राफिकली ज्यादा इजी पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली उसको रख लेंगे, ठीक है। जो भी हमें प्रोसीजर करना होगा वो ग्राफिकली कर लेंगे। यदि हमको लगता है कि हम फॉर्मूले अप्लाई करना चाहते हैं, यदि हमको डेटा बाद के लिए देखना है तो हम उसको टेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो टेबल फॉर्म में देख लेंगे। तो दोनों मेथड आ गए। जैसे कि आप मैच का स्कोर देखते होंगे तो हमको तो मालूम है कितना स्कोर है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि किस ओवर में कितने रन बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं या हम उसका एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमको तो मालूम है कि 260 रन बने, लेकिन किस ओवर में ज्यादा बने या कहाँ पे डेटा ज्यादा था, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल की जगह हम ग्राफ पे चले आएंगे, ठीक है। ग्राफ से हम बता सकते हैं। या हम अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, हमने 4 साल वर्क किया तो किस ईयर हमने ज्यादा वर्क कर दिया, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे कि हमारा ग्राफ किधर की ओर जा रहा है, ठीक है। उससे थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाएगा कि भाई हमने इस साल ज्यादा मेहनत की, ज्यादा आउटपुट मिल गया हमको, ठीक है। तो ये ग्राफिकली एक तरीका हो सकता है आपका कि भाई हमको अपना कोई भी डेटा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आप टेबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ में भी कर सकते हैं, और ग्राफ में भी कोई भी ग्राफ ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो हिस्टोग्राम ही ले, उसके बाद और भी ग्राफ आ जाते हैं
जैसे कि पॉलीगन आ जाता है आपका, वो भी वही चीज़ बताएगा, लेकिन हम पॉलीगन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर हम आपका जो है वो फ्रिक्वेंसी करवा जाता है, या फिर आपका जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आता है, या पाई डायग्राम आ जाता है। पाई डायग्राम तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही लोगों ने पढ़ा होगा। पूरे डेटा को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये कोई डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप से हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाता है। या तो आप जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तब तो आपको टेबल ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे ग्राफ को देख के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में रख लेते हैं। तो और यदि मान लो हमको ऐसे देखना है कि भाई डेटा क्या है, तो आपने क्या कहा, जैसे हमने देखा कि ये हम नहीं टेबल देखना चाहते बार बार, हम ग्राफिकली देख लेंगे, हमको बहुत दूर से समझ आ रहा है कि डेटा कहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे देख लिया कि ये डेटा हमको यहाँ पे दिख रहा है। ग्राफिकली बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा में हम देखते हैं तो ग्राफिकली बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये भी एक टाइप है डेटा रिप्रेजेंट करने का। आपका फॉर्मूले अप्लाई करना है, देखिए अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी आप वर्क करते हैं तो उसको ग्राफिकली भी दिखाना पड़ता है। बहुत से रिसर्च में आप देखते होंगे कि मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बना दिया तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे उसका ग्राफ जा रहा है, तो ग्राफ क्या उसको रिप्रेजेंट ही तो कर रहा है भाई, फंक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। y इक्वल टू साइन एक्स जो है वो भी रिप्रेजेंटेशन है, और वो उसका ग्राफ भी रिप्रेजेंटेशन है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने ग्राफ क्यों बनाया भाई, एक तरीका है कि हाँ हम लोग ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो आपका इनिशियल से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है π/2 में मैक्सिमम चला जाएगा, फिर उसके बाद डाउन हो जाएगा, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो डेटा है उसका हमने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया। लेकिन कौन सा रिप्रेजेंटेशन किया, तो उसके लिए हमारे पास का ज़्यादा यूज होता है, तो डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन आ गए। जिसका ज़्यादा यूज होता है उसमें ज़्यादा मेथड्स आते हैं, उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उतने ही मेथड क्रिएट होंगे। कोई भी फील्ड हो, रिसर्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस फील्ड पे ज़्यादा रिसर्चर काम करेंगे उसमें नया उतना ही आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। रिसर्च क्यों इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा जोर रहता है कि जिस फील्ड में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उसमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा उसमें नया वर्क होगा, ठीक है। जिसमें कोई काम ही नहीं करेगा तो चाहे जितना भी उसमें बूम आना हो लेकिन आ ही नहीं पाएगा, कोई उसको जानते ही नहीं, जान ही नहीं पाएगा। कि नई नई रिसर्च इसीलिए चला करती है, हर टॉपिक पे चलती है कि वो उसमें ज़्यादा आउटपुट निकले, ठीक है। सेम फील्ड पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आप कोई फील्ड में कर रहे हैं, कोई फॉरेन में काम कर रहा है, सेम फील्ड सेम टॉपिक पे, ठीक है, सब पेपर पब्लिश करने में लगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका ये आउटपुट है कि ज़्यादा उससे आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ग्राफ बना, ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज है, तो हम और बहुत से ग्राफ इंक्लूड करा देंगे। और सिंपल कैसे कर सकते हैं, एक तो होता है कि आपने न्यू आइडिया दिया, उसके बाद उसको सिंपल करना, कैसे हम और सिंपल कर सकते हैं उसको, ठीक है। और कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा डिफरेंशिएशन हुआ या न्यूमेरिकल मेथड्स हुआ, मैथ्स में जिन्होंने देखा होगा तो न्यूमेरिकल मेथड्स क्या करता है, वो बताता तो डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन और सिंपल कैसे हो सकता है। एरिया निकालने के 4-5 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा सिंपल हो सकता है, किस फील्ड में क्या हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, सभी एक ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन कौन सा सिंपल होगा उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा वर्क करके निकालेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि हिस्टोग्राम भी क्या है, आपका एक रिप्रेजेंटेशन करता है। कोई भी डेटा कलेक्ट किया टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं हम, टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो ही हमारे पास ज़्यादा फॉर्मूले अवेलेबल है। उसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ग्राफिकली में कौन सा ग्राफ करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने बता दिया कि एक आप हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको इससे एरिया निकालना होता है। तो उसके लिए एक और सिंपल उन्होंने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाता है। भाई सेम डेटा का बात है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन क्या करता है हम आपको बता दें, पॉलीगन हिस्टोग्राम से ही जनरेट होता है। बस क्या होता है, मिड वैल्यू लेते हैं उसकी, कोई भी हिस्टोग्राम है उसकी मिड वैल्यू जो आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो जो है आपका पॉलीगन बन जाएगा। इससे जो है थोड़ा सा इजीली एरिया निकल आता है और ज़्यादा इजीली रिप्रेजेंटेशन हमको लगता है। ये भी वही है, सेम डेटा है, लेकिन यहाँ को आपको हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ा। ये क्या है, आपको बहुत कम मेहनत करके भी ये आपका बन गया। ये कैसे बना, ये आपका जो हिस्टोग्राम था, जो भी आपका हिस्टोग्राम था, इसके मिड पॉइंट को आपने मिला दिया, थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया होगा। यहाँ पे हमने शायद 0 से 10 में कोई फ्रीक्वेंसी दे दी है और वहां पे नहीं दी है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या करते हैं हम, मान लीजिए इसका भी पॉलीगन बनाना है तो मिडिल पॉइंट इसके आपस में आपको मिला देंगे, उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा पॉलीगन बन गया। पॉलीगन जो है वो यही बताता है। और उसके बाद आपको मान लीजिए डेटा आपका 0 से 10 से 20 के बीच में है, तो उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या 0 रही होगी। तो 0 फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हमने क्या किया कि 0 से 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी 5 है उसमें ज्वाइन कर दिया। उसके आगे भी 0 फ्रीक्वेंसी रही होगी,
तो उसको भी हमने क्या किया, वो मिडिल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो उससे ये हो गया कि हमको ये मालूम पड़ रहा है एक इजीली फॉर्म में कि हमारा डेटा मैक्सिमम किधर पर है। तो आप ये बता देते हैं कि ये पॉइंट आपका जो है वो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, 45 पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेथड से थ्रू ही निकालें, आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन मेथड हुआ, ये कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको फंक्शन मालूम पड़ जाएगा, या आप डायरेक्ट ग्राफ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं एरिया। तो जैसे ये आप कह रहे हैं 10 के पहले 0 है, उसको हम ले लेते हैं 0 to 10 के बीच में 5, हाँ ठीक है, मैंने उसको ले लिया, बट 70 से ऊपर हम कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं तो 0 दिखा रहे हैं ना, वही तो बता रहे आपको, वही तो हिस्टोग्राम बताता है। आप तो जब मैंने पहले से ही ले लिया है तो बाद में फिर हम 70 से कैसे जा आपको हमने ये बताया कि 0 फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे 60 to 70 का लिया, 60-70 के बीच में फ्रीक्वेंसी 0, वो आती कहाँ से, हम आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया बता दें। जब आप इसको मिडिल पॉइंट मिलाते हैं, एरिया निकाल रहे हैं, इससे भी एरिया निकाल रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, जब आप इसको मान लीजिए यहाँ से यू मिला देंगे, देखिए कुछ डेटा ऐसे होते हैं, यहाँ पर आपको बताए प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो नहीं जा सकते। मान लीजिए आप जैसे कहते हैं कि 0 से 10 के बीच का पहला डेटा होता, तो वो पहले नहीं जा सकता है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी तो बात ही छोड़ देंगे। लेकिन जो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 60 to 70 तक की जा सकते हैं हम, तो उसके बीच में हमने दिखा दिया कि फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप यही कर सकते हैं, देखिए दोनों इसमें टेक्निक्स दी है, आप जब पढ़ेंगे तो आपकी दोनों टेक्निक्स दी हुई है। अब इसको जब स्टडी करेंगे, या तो फिर दोनों साइड 3 मिला दीजिए, एक इधर मिला दीजिए इनिशियल 10 पर, और दूसरा जो है वो लास्ट पॉइंट में मिला दे। जैसे कि आपको मान लीजिए जब एरिया काउंट करना है, ऐसे दिखाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में तो आप ये इसको यहाँ 0 पे मिला देंगे, और यहाँ पे इसको जो है वो आप 60 पे मिला देंगे। सर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपने कहा कि हिस्टोग्राम में जो बाउंड्रीज एक साथ मिली होती हैं, बट पॉलीगॉन जो ये लास्ट जो सेकंड वाला जो आप ग्राफ बता रहे हैं उसमें क्या बाउंड्री मिली होती है? हाँ बाउंड्री मिली है, तभी तो एरिया निकलेगा, नहीं तो फिर गैप नहीं आ जाएगा, आप फिर वो एरिया तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अब आप गैप दे रहे हैं बीच में, तो फिर कैसे आपका एरिया निकलेगा? एरिया तो तभी आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे। हमने इंटीग्रेशन की इसलिए बात की, हमने समेशन की नहीं बात की। इंटीग्रेशन दैट मीन्स बाउंड्री अटैच है, तभी तो उसमें जो इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे, इसके लिए इसकी डेफिनेशन ही में दिया हुआ है मिड पॉइंट। मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल के हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मिड वैल्यू को कनेक्ट करते हैं, वो आपका पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी आ गई। तो मिड वैल्यू को किससे, स्ट्रेट लाइन से, और एंड पॉइंट में, हाँ तो ये चीज आ गई आपकी। उसके बाद एक पाई चार्ट आता है जो सबका पढ़ा होगा बहुत बार। तो पाई चार्ट में क्या होता है कि आप जो है वो 360 पे डिवाइड कर देते हैं। एक बहुत सिंपल पार्ट रहता है पाई चार्ट, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कि मान लीजिए आपने 360 का डेटा लिया, और कोई भी डेटा हो, डेटा छोटा है तो भी 360 में जाएगा, बड़ा भी है तो भी 360 में जाएगा, और उसकी जो एक भी स्लाइस है वो किसको, उस डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। उससे आप देख के बता सकते हैं कि मेजॉरिटी कहाँ पर है। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से, और आप डेटा के थ्रू बता सकते हैं। जैसे एक डायग्राम बनाया, अब इस डेटा में आप बता सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू जो है आपस में इक्वल है, और ये वैल्यू जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। अब आपको यहाँ पर चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपने ग्राफ के थ्रू ही बता दिया कि ये जो 3 वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने कलर देख लिया, कलर से आप बता सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पर है। चार्ट पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई। आप बता सकते हैं कि फुटबॉल वाले जो है वो 90 डिग्री है, मतलब आपका 1/4 है, 25% है, ठीक है। फिर इधर भी 25% है आपका, हॉकी वाले जो है 12.5% रहे होंगे। तो आप लोग जो है वो एंगल के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा भी आउटपुट नहीं निकला। तभी तो आपके नए नए जो है आइडिया डेवलप किए गए। क्यों नहीं निकला आउटपुट? क्योंकि इसमें जब आपकी थोड़े थोड़े डिग्री की बात आएगी तब आप कैसे बता पाएंगे। इसमें सर जब ज्यादा वेरिएशन अलग अलग टाइप के साथ, हाँ वही, तो देखने में तो फिर हाँ ब्लर आ जाएगा, फिर आप उतना डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। वही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब आपका डिफरेंस बहुत कम काउंट आ जाएगा, जैसे 72 डिग्री हो गया या 78 डिग्री हो गया, तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे आप ग्राफ पेपर के थ्रू। या ऐसे क्वेश्चन में इसके लिए तो सुटेबल है। ये सबसे पुरानी टेक्निक और सबसे यूजफुल टेक्निक रही, जिससे कि हमने बता दिया कि भाई ये जो ग्राफ, ये भी पुरानी टेक्निक है, पॉलीगन वाली भी इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसमें भी आप डिफरेंस बहुत ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिखते। तो जो न्यू टेक्निक में आया उसमें आपका लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व आ गया, मोर देन क्यूमुलेटिव कर्व आ गया, या हिस्टोग्राम आ गया, इनका ज़्यादा यूज होता है। तभी तो आप देखते होंगे कभी
पीक तो आपको यही या तो बिल्डिंग्स आपको अटैच वाली मिलती होंगी या फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वाला मिलता होगा। तो ये दोनों चीजें आ गई आपकी इसमें ऑगिव जिसको कहते हैं आप। तो ये पाई डायग्राम का भी है आपके में एग्जांपल, तो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो ये आपका नेक्स्ट आता है आपका लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव, लेस देन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेशन को आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्यूमुलेशन को भी बहुत सिंपली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब क्योंकि हम कह रहे हैं आपसे कि वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 to x जा रही है, कहाँ तक हमको ले जाना है। तो वहां तक की जब वैल्यू जाती है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिक के थ्रू भी समझा सकते हैं कि किस टाइप से आप इसका बनाएंगे। तो ये हमने आपको बना के दिखा दिया है कि मान लीजिए आपका डेटा ये दिया हुआ है और आप लेस देन का देखना चाहते हैं, तो उससे आपने ये बता दिया कि ये डेटा इस टाइप से आपका डिफाइन है। तो आप ये बता सकते हैं कि हम 60 मार्क्स तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कैसे पहुंच रहे हैं? स्टार्टिंग में बहुत स्लो थे, फिर एकदम से तेजी से हम बीच में बढ़ने लग गए। स्कोर में आप देखते होंगे कि बहुत तेजी से रन बढ़ने लग गया, तो आपको मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत तेज रन बने, फिर डाउन हो गया। ठीक है, तो उस टाइप से जो है इसका ज्यादा यूज आता है। कोई भी आप फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो आप बताते हैं कि हमारा फील्ड में इतना काम हो चुका है, देन उसको हमको आगे प्रमोट करना है। तो ये आपका एक बहुत सिंपल पार्ट आ गया, लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में हमने आपको समझाया था। तो ये आपको ग्राफ बता दिया। इसके बाद हम इसका एक सेकंड टॉपिक यहाँ से तो डेटा वाला हमने जितना समझाया कंप्लीट कर दिया। फिर एक कोरिलेशन भी आपका आता है। जब डेटा की बात हो गई तो रिलेशन की भी बात आ जाती है। इसमें कोरिलेशन बिटवीन आपके सिलेबस में भी है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इसके बाद वाले टॉपिक में रहा होगा, तो ये आपका इंक्लूड हो जाता है। बाकी एक्सपेरिमेंट कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बात भी इसमें लिखी है, आप सिलेबस जरूर देख लीजिएगा। तो कोरिलेशन के बारे में आज थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन लाइन वगैरह, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसमें आप एक दूसरे डेटा को देखकर ही आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं, मीन्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दो वेरिएबल को आपस में कनेक्ट करना ही आपका कोरिलेशन कहलाता है, जिससे आप देख के बता सकते हैं कि एक में मार्क्स ज़्यादा है तो दूसरे में मार्क्स ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे। उसके अकॉर्डिंग हम जो है फ्यूचर में बता सकते हैं कि हम किस फील्ड में क्या काम करेंगे, उससे क्या आउटपुट मिलेगा हमको। यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हम इंक्रीज करेंगे डेटा तो हमारा वैल्यू इंक्रीज होगी, यदि निगेटिव कोरिलेशन है तो हमारी वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो दो टाइप के रिलेशन आते हैं। तो कोरिलेशन क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल वाला टॉपिक लिया है तो इसलिए हमने इसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन भी इंक्लूड कर लिया है। तो कोरिलेशन में यदि किसी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इसमें कि एक वेरिएबल में चेंज करें पॉजिटिव या निगेटिव तो दूसरे वेरिएबल में चेंज आ जाए, तो वो आपका कोरिलेशन कहलाता है। रिलेशन दिखा दिया हमने दो वेरिएबल में। कैसा रिलेशन? यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हम ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझें जैसे कि मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स या 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, या हाइट और वेट। सबसे सिंपल एग्जांपल होगा हाइट और वेट का। जिसकी हाइट ज्यादा है उसका वेट ज्यादा होगा, हमने एक स्टेटमेंट कह दिया। ठीक है, एक्सेप्शनल केस रहते हैं, तभी तो 95% और 99% ही हमने आपको कल कॉन्फिडेंस लिमिट दिखाई थी कि एक्सेप्शनल केस होंगे, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो या तो 95% में होगा या 99% में होगा। उसके लिए हमने कल सैम्पलिंग में आपको बताया था, तो उसके लिए हम आपको सेकंड बता दें कि रिलेशन क्या, कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन मीन्स मान लीजिए आपने एक स्टेटमेंट कह दिया जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स आप बाद में फ्यूचर में ये कह सकते हो कि किसी की हाइट ज़्यादा है उसका वेट ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। या फिर आप मार्क्स में कह सकते हैं कि जिसके केमिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा है उसके मैथ्स में ज़्यादा होंगे, या निगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं कि जिसके जियोलॉजी में ज़्यादा उसके मैथ्स में कम होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए आपका निगेटिव, क्योंकि दोनों ब्रांचें अलग हो गई हैं, बिल्कुल नहीं कनेक्ट हो रही। या जिसका एक स्टेटमेंट कह दिया कि जिसके फिजिक्स में ज़्यादा है उसके मैथ्स में ज़्यादा होंगे, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। फिर आप सेकंड एक स्टेटमेंट कह दिया कि जिसका आपके जियोलॉजी में ज़्यादा उसके आपके मैथ में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी, यदि एक में आप चेंज करें दूसरे में चेंज हो जाए तो आपका क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन में एक में ज्यादा करें दूसरे में ज्यादा हो जाए तो भी पॉजिटिव है, एक में कम करें दूसरे में भी कम हो जाए तो भी पॉजिटिव है, लेकिन एक में यदि आप बढ़ाते हैं और दूसरे में डिक्रीज हो जाए तो ये आपका निगेटिव कोरिलेशन आता है। इसको आप मैथमेटिकल भी काउंट कर सकते हैं। कोरिलेशन हो गया वो आपका -1 to +1 चलता है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 to 1 चलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी आपस में कनेक्टिव रहती हैं। ये परसेंटेज एक्चुअली बता देते हैं कि आपका कैसा कोरिलेशन है। तो -1 मीन्स आपका आइडियल केस हो गया। ठीक है, मीन्स आप वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज ही होगी, बहुत आइडियल केस है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस आपने उसमें आपने नहीं काउंट किए। -1 और +1 का मीन्स क्या हो गया, आपने एक्सेप्शनल केस छोड़ दिए। सभी स्टूडेंट की यदि हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये नहीं कहती है कि सबका यदि हाइट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा ही होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनके हाइट ज़्यादा है लेकिन वेट कम होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट कम है लेकिन वेट ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ भी आपको काउंट में रखनी है। तो ये आपका आ जाता है कोरिलेशन के बारे में। तो कोरिलेशन क्या कहलाता है आपका? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सच दैट अ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन द अदर। ये तो वही चीज आ गई। एंड आल्सो ग्रेटर चेंज इन वन वेरिएबल, तो करस्पॉन्डिंग उसके दूसरे वेरिएबल में वैसे ही चेंज आ जाए, तो ये आपका क्या है? कोरिलेशन कहलाता है। उसके लिए कुछ फॉर्मूले कैसे काउंट करेंगे। अब आ गई आपकी मैथमेटिकल की बात, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पोर्शन भी आपके सिलेबस में है, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो थोड़े सिंपल एग्जांपल आपको हम बता देंगे, बाकी थोड़े से अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कौन से एग्जांपल बन सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए मेनली जो है वो जो आपके बायो बैकग्राउंड्स के हैं, ठीक है। बाकी तो जो फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, उन्होंने तो पहले भी हो सकता है लगाया हो, मैथ्स वालों ने लगाई होगा, पढ़ाया भी होगा। तो ये आपका आ जाता है आपका कोरिलेशन के लिए एक फॉर्मूला आता है आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, मींस दोनों में काउंट करना। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये है कि दोनों के रिजल्ट से आउटपुट निकालना, देन उसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई तो तभी कर पाएंगे जब हमको मालूम हो कि हमारा कोरिलेशन क्या आ रहा है, ठीक है। मीन्स हम बता पाए, पहले तो स्टेटमेंट देंगे देन उसको अप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे देंगे? स्टेटमेंट तभी दे पाएंगे जब हमने डेटा कलेक्ट किया हो, और डेटा कलेक्ट करने के बाद दोनों में रिलेशन दिखाया हो, और रिलेशन कैसा है उसको हमने काउंट किया हो। मान लीजिए आप कहते हैं कि 0.6 का रिलेशन है, ठीक है। 0.6 का पॉजिटिव रिलेशन है। भाई पॉजिटिव निगेटिव की सबसे पहले बात करेंगे, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव भी है, कैसा है? 0.6 का है, ठीक है। तो पॉजिटिव 0.6 का है, दैट मीन्स हम ये बात में कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए आपके हाइट ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन। कितना बढ़ेगा? तो वो परसेंटेज 60% के अबव आपका चला जाएगा, तो उसी चीज में आपकी बात आती है। तो उसका हमने एक सिंपल फॉर्मूला लिखा है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं जब आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन आया है उसके लिए हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सभी के लिए कोरिलेशन का ये फॉर्मूला नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस है तो अलग हो जाता है, डिस्क्रीट है तो अलग हो जाता है। कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो मेन आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहला बहुत सिंपल एग्जांपल कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि एक ये फॉर्मूला है आपका, जो बेसिक फॉर्मूला है, उसी को आपने क्या किया? मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्यों किया है? कि हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सके। ये भी एक मेथड है, दूसरा भी मेथड है, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा इजीली कैलकुलेशन कर देता है डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया आपका। तो एक इसको देखिए जब तक कि हम ये देखिए डेटा दिया है आपका, मार्क्स दिए हैं 2 सब्जेक्ट के, कंप्यूटर के और मैथ्स के, दोनों में कोरिलेशन बताना है। स्टूडेंट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल से। तो कैसे उसका क्या कोरिलेशन है, तो उसको कैसे काउंट करेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कि आप एक्स डैश मींस मीन, मीन है ना, सैंपल मीन, एक्स डैश वाई डैश कल भी हमने आपको बताया था सैंपल के लिए। तो सैंपल मीन निकाल लिया आपने, थोड़ा सा सिंपल से फॉर्मूले से दिखा दिया। तो क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये वाला है, तो उसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। ये देखिए मीन निकाल दिया, इधर मीन निकाला है। फिर उसके बाद ये 0.96 का पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका मतलब कंप्यूटर में मार्क्स ज्यादा है तो मैथ्स में मार्क्स ज्यादा होंगे। इससे स्टेटमेंट ये निकला। कैलकुलेशन था जो, वो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, वो तो आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि हमारे यदि किसी स्टूडेंट के मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो हम उसको बगैर देखे बता सकते हैं कि उसके कंप्यूटर में मार्क्स ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा आया। 0.6% है तो हम कह सकते हैं कि 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मैथ्स में ज्यादा है तो कंप्यूटर में ज्यादा होंगे, लेकिन 40% हो सकते हैं कि उनके थोड़े से कम हो जाएं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव ही है कोरिलेशन। यदि निगेटिव हो जाता तो हम ये कह देते कि हाँ किसी के मैथ्स में ज्यादा है तो उसके कंप्यूटर में मार्क्स कम ही होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव की बात आ जाती है आपकी। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के हमने फॉर्मूले इसमें अप्लाई करके दिखाए हैं। तो आगे बढ़ा दें। हाँ, कुछ हमने डायरेक्ट मेथड भी इसमें दिखाए हैं। ये मेथड ज्यादा यूज करते हैं मैथमेटिकली हम लोग। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करता है। वैसे तो हमें लगता है कैलकुलेटर आपके लिए अलग होगा, पता नहीं, देख लीजिएगा। यदि कैलकुलेटर नहीं है तो ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। उस फॉर्मूले को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आधे घंटे भी। यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्योंकि
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च का, क्योंकि यहीं से आप मैथमेटिकली जो है स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो डेटा कलेक्ट किया उसको आपस में, क्योंकि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, सब कर लिया, आपने उसको टेबल फॉर्म में भी बना लिया, आपने उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन उसको आपको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। दो डेटा कलेक्ट किए, दोनों को आपस में कलेक्ट, उसका कोरिलेशन, फिर रिग्रेशन लाइन क्या होती है, ये सब चीजें तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब उसका बेसिक से समझ पाए। तो सेकंड आपका ये आ गया कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो मैथमेटिकल है तो वो आपको दोनों टाइप से बताएंगे कि आप जो है जो कर पाए और जो आपको आइडियल दिखे। ये तो आइडियल दिखेगा आपको कि ये होता है मेन फॉर्मूला, इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम मेन अप्लाई करेंगे वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। मान लीजिए डेटा बड़ा आ गया तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमने ये बताया कि आपका जो है वो शॉर्टकट मेथड से हम इसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमने आपको जो है नीचे दिखाया होगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो शॉर्टकट मेथड से हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक कोई वैल्यू लेट कर लेंगे, एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कोई वैल्यू लेट कर सकते हैं। वो हो सकता है एक ऐसी, लेकिन वैल्यू लेट करेंगे जो कैलकुलेशन इजी कर दे, ना कि उसको टिपिकल कर दे, ठीक है। तो कैलकुलेशन इजी कौन सा करेगी वैल्यू, जो इसके बीच में आ जाए ज्यादा, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि इसी का हो, जनरली हम लोग इसी के बीच में एक वैल्यू लेट करते हैं, क्योंकि कम से कम एक वैल्यू तो जीरो हो जाए। जैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो एक वैल्यू जीरो हो जाए तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उसमें कोई वैल्यू लेट कर लेंगे क्योंकि उसी को बाद में कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक रेशियो निकलता है, कोरिलेशन एक रेशियो है, उसका यहाँ पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमने आपको ये बता दिया। तो ये आपका एक सेकंड मेथड आ गया कि मान लीजिए यहाँ 50 लेट कर लिया, यहाँ 60 लेट कर लिया, आप 62 भी लेट कर सकते हैं। मैथमेटिकली भी कुछ सॉल्व करके रखेंगे आप लोग, क्योंकि मेन तो यही काम आएगा पेपर में कि कोरिलेशन क्या है। इससे आउटपुट तो आपको मालूम है भाई, पॉजिटिव कोरिलेशन है तो पॉजिटिव आउटपुट है, नेगेटिव कोरिलेशन है तो नेगेटिव है। लेकिन कितना पॉजिटिव है, 60% है या 0.6 है या 0.7 है या 0.95 है, 1 तो बहुत रेयर केस है, ठीक है। प्लस माइनस 1 के बीच में वेरी पड़ेगा। जीरो कब लेते हैं, जीरो भी रेयर है, लेकिन जीरो मान लेते हैं जब अनकोरिलेटेड है। यहाँ पे अनकोरिलेशन की बात आ जाती है, वहां जीरो कर देते हैं हम लोग, वहां फिर हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो ये चीज आपकी आ गई। इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड हमने ज़ाइटा पे लिखा हुआ है, नए सिंबल है, आप XY भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये मैथमेटिकल सिंबल है तो हमने उसी का अप्लाई किया है। आपको यदि XY ज्यादा सिंपल लगता है तो आप XY भी कर सकते हैं। XY एक्चुअली यहाँ पे हमने कैपिटल X कैपिटल Y ले रखा है, इसको कैपिटल कर दीजिएगा, या तो यदि नीचे स्मॉल x स्मॉल y करते हैं, या फिर आप ज़ाइटा करते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मॉल हो या कैपिटल हो। तो ज़ाइटा के लिए ये फॉर्मूला दिया है आपका, लिखना चाहे लिख लें आप लोग, तो थोड़ा सा बताने के लिए। हाँ, वही मेन तो इसका सॉफ्टवेयर ही भी काम है। अब आप जैसे नेट पे डालेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। सभी कंप्यूटर में इनबिल्ट है, हमने देखा कि तुरंत आपने उसको डेटा फीड किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। वो तो कंप्यूटर की बात आ गई, लेकिन हम मेन बता रहे हैं कि आप मैथमेटिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पेपर में आपका कैसे सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया कि वैल्यू लेट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे 50 यहाँ कर दिया या 60 कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि हमारा ज़ाइटा जनरेट हो गया, वैल्यू कितनी सिंपल दिखने लग गई। ऐसे क्या है कि आपको मान लीजिए ज़ाई और ईटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़े या इसका मीन निकालना पड़े तो आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये सिंपल वैल्यू, इसका स्क्वायर निकालना भी आपके लिए इजी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना भी इजी है। तो ये आप इसको मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला दिया है, 2-3 एग्जाम्पल हमने दिखाए होंगे। इसका एडवांस फॉर्मूले भी चलते हैं, इतने एडवांस में हम नहीं जा रहे। फंक्शन जब आपका फ्रीक्वेंसी भी आपका इन्वॉल्व हो जाती है तब भी आपका ये फॉर्मूला चलता है। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है टेबल में, फिर उसके बाद सर जो साइन लगा है सिग्मा, हाँ, फिर उसके बाद x माइनस 69 है। वही तो हम बता रहे थे ना आपको, हम आपको यही बेसिक है, देखिए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। हम एक्चुअल में जब कैलकुलेशन की बात करते हैं, देखिए हमारा मेन फॉर्मूला ये है, हमारा ये मेन फॉर्मूला नहीं है। देखिए डायरेक्ट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड है, ये हमने जनरेट किया है इजीली सॉल्व करने के लिए। हमारा मेन फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। xi माइनस x डैश, मतलब उसके मीन को उससे सब्ट्रैक्ट करें,
किसके मीन को, जो डेटा निकला है। जैसे ये कैलकुलेशन इजी है, 8, 9, 10 है, बहुत सिंपल वैल्यू है, तो हम इसमें क्या किए 56 निकालिए, इसका एवरेज निकालिए, 8 आ गया, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ 7 से करेंगे, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका डेटा कलेक्शन से तो बहुत सिंपली फॉर्मूले से जनरेट हो रहा है। लेकिन बात कब आती है, जब ऐसा डेटा आ जाए या फिर ऐसा डेटा आ जाए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, एक वैल्यू लेट कर ली है, एक ऐसी वैल्यू लेट करे जो उसके कैलकुलेशन को इजी कर दे। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी कौन सी करेगी, वो आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो जनरली हमने बताया आपको एक ऐसी वैल्यू लेट करेंगे जो इसके बीच में वैरी करे। सर अगर इसको बोर्ड पे कैलकुलेट कर ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बता दे रहे हैं मार्कर होगा, तो हम लोग एक बार उसको जो ऐसे हम आपको फिर से दायरे से एक स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहे हैं। हाँ स्टेप बाय स्टेप मार्कर या अलग मार्कर, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, चलिए ऐसे बता दे रहे हैं। देखिए ये आपका डेटा दिया, इसको आप नोट डाउन कर लें, यदि जिसको भी करना हो तो ये डेटा दिया है आपका। ठीक है, फर्स्ट डेटा लिख लें, आप कॉलम में लिख लें, इनको भी लिखना हो आप कॉलम में लिख लीजिए डेटा। एक डेटा आपका स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स का दिया है और आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स का दिया है, तो जिसको भी सॉल्व करना है कर सकता है वो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, आपने क्या किया, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में इसको कन्वर्ट कर लिया, मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने मान लिया स्मॉल एक्स जो है मार्क्स इन मैथमेटिक्स है और स्मॉल वाई जो है वो मार्क्स इन वो एक्स है जो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है, और स्मॉल वाई जो है वो मार्क्स इन मैथमेटिक्स है। तो ये दोनों मार्क्स आपके गिवन हैं। तो फिर आपके जो ये मार्क्स हैं ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो उसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारी मेन बात है कॉलम पे वर्क करना। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हम एक वैल्यू लेट कर लें, जो हमने लेट की है वही आप सेम लेट कर लीजिए, बाद में आप डिफरेंट वैल्यू लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो जो हमने वैल्यू इसमें दिखाई है वही वैल्यू लेट कर लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें 50 लेट कर लिया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 48 है, मैक्सिमम 63 है, लेकिन हमने क्या किया 50 लेट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसको लेट। आप चाहते तो 55 भी लेट कर सकते थे, हो सकता है थोड़ा और इजी लग हो जाता आपके लिए, लेकिन जो वैल्यू लेट है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अब हमने वैल्यू जब 50 लेट कर ली तो उससे क्या हो गया, पहली वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, सेकंड वैल्यू आपकी 3 आ गई, 53 - 3, थर्ड वैल्यू 14 आ गई, फोर्थ वैल्यू 0 हो गई, उसके नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 8 आ गई, फिर उसके बाद 10 आ गया आपका, उसके नेक्स्ट कितना आ गया 13 आ गया। ये तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वर्क हो गया, इसको हमने जाय कह दिया। ठीक है, एक वैल्यू हमारी सिंपली कैलकुलेट हो गई। सेकंड वैल्यू हमने क्या देखा कि y की वैल्यू है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यही तो डेटा लिया था हमने, उसमें हमने एक वैल्यू लेट की। अब इसमें भी मिनिमम जो है वो 48 है, मैक्सिमम 70 है, तो जो ऑलरेडी हम लेट कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। मिड वैल्यू लेनी है, मिड वैल्यू नहीं होती है, एक वैल्यू जो कैलकुलेशन इजी कर दे। कैलकुलेशन तो वो हमने 60 ऑलरेडी ले रखा है, आप 59 भी ले सकते हैं, आप 62 भी ले सकते हैं। आप इसमें लेते यदि 58 तो थोड़ा और हो सकता है इजी हो जाता, क्योंकि एक ऊपर 0 जाता है, नीचे 0 जाता, लेकिन जो ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आपको बता रहे हैं, उसमें हम कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट जब लेट करिएगा तो 58 कर लीजिएगा लेट ईटा को। तो ये हमारा जाई आ गया, ये ईटा आ गया। अब हम आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो जो x की वैल्यू तो जस्ट साथ ही वाला लेंगे कि मतलब कोई भी नहीं नहीं, वो वही तो बता रहे ना, नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन करिएगा तो 62 कर लीजिएगा, उससे क्या होगा थोड़ा और कैलकुलेशन इजी लगने लग जाएगी आपको, क्योंकि जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म 0 हो जाएंगे आपके। नहीं, लेकिन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने आपको बताया ना बार बार कि जो हम ऑलरेडी इसको लेट कर चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप जब डिफरेंट जब करेंगे तो आप इसी क्वेश्चन को 62 और 50 कर लेंगे, और यदि आपको और डिफरेंट करना है तो 58 और 60 कर लेंगे। दोनों डिफरेंट कर दिया आपने, या 58 और 53 कोई भी आप लेट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा लेट करे जो कैलकुलेशन इजी करे, ना कि और टिपिकल कर दे। तो उससे क्या किया हमने जाई ईटा लेट कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है मेन फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूले से, समेशन ऑफ जाई ईटा माइनस समेशन ऑफ जाई समेशन ऑफ ईटा अपॉन n अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ जाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ जाई का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं आपको इसमें, 7 ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो 7 ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया, जाई की वैल्यू आ गई, ईटा की वैल्यू आ गई। हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, हमको है समेशन ऑफ जाई की। सही से जाई कौन
जाई मीन्स एक्स वाला। एक तो ईटा है, देखिए हमने क्या किया है, एक्स वाले में जो प्रोसेस किया वो जाई माना है, और जो वाई वाले में प्रोसेस किया वो ईटा माना है। ये जाई कहलाता है, ये ईटा कहलाता है। मैथमेटिकल आपके सिंबल्स हैं, आप चाहें तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो फिर वो फिनिशिंग की बात आती है। तो फिनिशिंग में जो ऑलरेडी सिंबल उन्होंने अप्लाई किए हैं तो वही सिंबल हम लोग लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन की नहीं तो एक्चुअलिटी में 100% पे ही बात है, जा ईटा है तो जा ईटा ही हो, ठीक है, अपने हिसाब से चेंज ना करें। तो उसी टाइप के लिए आप चाहे तो थोड़ा सिंबल चेंज भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जा ईटा के बात आ गई, जाई मींस एक्स वाले में प्रोसेस। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं ना, नंबर से क्या मतलब है हमको। मान लीजिए आपका जाई में 64 दो की वैल्यू आ गई तो हम और अच्छी बात है, हम 64 ही लेट कर लेंगे, है नहीं, तो उससे और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमें जब लेट ही करना है, कैलकुलेशन इजी करनी तो इजी हो जाएगा हमारा, और कैलकुलेशन इजी दिखने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, जब आप बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तो डेटा बहुत ज्यादा सेम नहीं होता, ठीक है, डिफरेंस होगा। प्रोबेबिलिटी कहाँ पर, वो सैंपलिंग कहाँ पर है, जब डेटा में डिफरेंस आया, नहीं तो सैंपलिंग की क्या जरूरत थी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमने कल भी आपको बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन कब है, जब हमने 10 लोगों को हायर किया, 200 लोगों को भेज दिया सैंपलिंग के लिए, और 200 से रिजल्ट अलग अलग आया, चाहे डिफरेंस आया लेकिन थोड़ा ही आया, डिफरेंस है तभी सैंपलिंग है। यदि हम एक्यूरेट वैल्यू ही जब कैलकुलेट कर रहा है तो फिर इसका मतलब सैंपलिंग मैंने वही तो हमने बताया कि सैंपलिंग क्या होती है, सर्टेनिटी पे नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी पर है आपकी पूरी सैंपलिंग, ठीक है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं आपको नहीं मालूम कि उसका आउटपुट क्या होगा, लेकिन हमने इतनी प्रॉपर वर्क किया है कि हमको मालूम है इसका आउटपुट अच्छा ही निकलेगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर वर्क आप कैसे करेंगे, तो आपको यही चीज बताया गया है। तो ये सिंपल एग्जांपल के तौर पर बताया कि हम कौन कौन से इसमें फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा ये वाला है जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोरिलेशन में, ठीक है। तो कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला ये, आपने क्या क्या जरूरत है, समेशन ऑफ जाई स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जो जाई था, अब हम जाई ईटा के सम कर दिया हमने, जाई का सम यहाँ लिख दिया है, ईटा का सम यहाँ लिख दिया है। अब जैसे ही हमको जो चीज की जरूरत है, जाई स्क्वायर की जरूरत है, तो हमने क्या किया, -2 का स्क्वायर 4 इजिली निकाल रहे हैं। यदि हमको अभी 48 का स्क्वायर निकालना होता तो फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, कैलकुलेशन को हमने इजी कर दिया। फिर उसके बाद हमने 3 का स्क्वायर 9 निकाल लिया, 14 का स्क्वायर 196 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100, 13 का 169। बहुत इजीली कैलकुलेशन है। इसका सम कर दिया क्योंकि हमको समेशन ऑफ जाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो समेशन ऑफ जाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग 542 आ जाएगा। थर्ड आपने ईटा स्क्वायर किया, ईटा स्क्वायर मींस ईटा का स्क्वायर पर्टिकुलर हर वैल्यू का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, -6 का स्क्वायर 36 और -5 का स्क्वायर 25, -7 का 49, 2 का 4, 10 का 100, इस टाइप से आपने इसको सॉल्व किया, इसका सम कर दिया आपने, तो ये 358 आ रहा होगा, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर जाई ईटा की जरूरत है हमको, तो आपने क्या किया, जाई का मल्टीप्लाई किया ईटा के साथ, तो वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। फिर उसके बाद -15 आ गई, जो भी वैल्यू आई आपकी, वो तो कैलकुलेशन के ऊपर है। तो कैलकुलेट कर लिया आपने, इन सब का सम निकाला, -141 आ गया। इसकी वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ये फॉर्मूला यदि लर्न है आपको, कुछ फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे आपको, जैसे कि टेस्ट वाले हो गए आपके, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट या काई स्क्वायर, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये सब आपको जो है मेनली पढ़ाए जाएंगे यूनिट 4 में, जो आपकी मैथमेटिक्स की यूनिट 4 है, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आ जाते हैं, NCR, P की पावर R, Q की पावर n-R, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी ने हो सकता है नाम सुनाओ, लेकिन वो सब नहीं भी है तो ये वैल्यू को यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, -141 माइनस ये वैल्यू, जो वैल्यू थी वो लिख दी, उसको कैलकुलेट कर लिया, आंसर किसमें आया, माइनस में आ गया। तो डेटा देख के आपको मालूम पड़ेगा कि जिसके x में मार्क्स कम है उसके y में ज्यादा आ रहे हैं, देख के आप बता सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप देख के बता देंगे कि वैल्यू माइनस में है कि प्लस में है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि जिसके x में ज्यादा मार्क्स है उसके y में कम है, हमने देखते ही देख लिया। क्यों, क्योंकि डेटा में आपको दिख रहा होगा, लेकिन 100% नहीं होगा। वो भी देखिए 0.6 में है, तो -0.62 ये कैलकुलेशन के लिए हमने ये बता सकते हैं कि ये निगेटिव कोरिलेशन है,
कभी भी एक के यदि आप डेटा कलेक्शन आप फ्यूचर के लिए आपको कोई रिजल्ट देना है तो आप बता दोगे कि एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में मार्क्स देख के आप दूसरे के ऑलरेडी आप उसको अपनी रिसर्च के थ्रू बता देंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या बताती है, बहुत बड़ा रोल होता है इसमें आपका सैम्पलिंग का, सभी चीज सैम्पलिंग पे डिपेंड है, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं वो भी सैम्पलिंग पे डिपेंड है। सैम्पलिंग यही सिंपल फॉर्मुलों के थ्रू आपका बड़े बड़े रिजल्ट देती है। फॉर्मूले बहुत टफ नहीं होते सैम्पलिंग में, आप पूरी सैम्पलिंग देखेंगे या पूरी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फॉर्मूले बहुत कम है, लेकिन क्या है उसमें कैसे इसको अप्लाई करना है ये हमको सीखना रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई। उसके कुछ और एग्जांपल हमने बताए होंगे। रिग्रेशन लाइन के बारे में भी बता दें क्या, कुछ और एडवांस फॉर्मूले भी हमने लिखे हैं इसके। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जो मैथमेटिक्स वाले हैं या फिजिक्स वाले हैं उसके लिए रहता है, और एडवांस फॉर्मूले में भी वर्क हो रहा है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला हो जाता है जिसमें कि एक आप इक्वल नंबर से डिवाइड भी कर देते हैं, और ज्यादा इजी पे हम आ गए। जब हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं तो और कैलकुलेट कर दे ऐसी वैल्यू की जिससे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए, तो वो सिंपल कब हो जाता है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है आपका। जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो सारे फॉर्मूले हम आपको बता देंगे कि ये थोड़ा सा और सिंपल कर देता है फॉर्मूले का, कि जैसे ही आपने वैल्यू निकाली और सब वैल्यू में कॉमन वैल्यू आ रही है, इक्वलिटी आ रही है, तो उसी नंबर से आप डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी लेकिन फॉर्मूले में आपको उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो है थोड़ा सा और कन्वर्ट हो गया तो उससे रिजल्ट तो वही निकलेंगे। आप यही क्वेश्चन सिंपल मेथड से करें सेम रिजल्ट आएगा, आप शॉर्टकट मेथड से करें सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा क्या कैलकुलेशन जो है वो इजी होती चली जा रही है। तो ये एक और फॉर्मूला हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे, जैसे कि ये वैल्यू है तो आपने जैसे इसको -20 को 22 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी जो भी वैल्यू आई वो एक इक्वल फॉर्म में थी, उसको 4 से डिवाइड भी कर दिया। दैट मीन्स 10 - 22 कितना आ गया, -12, और -12 में आपने क्या किया, क्योंकि वेरिएशन देखिए जाता है, बढ़ रहा है, आप कोई वैल्यू लेट करेंगे गैप बढ़ जाएगा, ज्यादा गैप में कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल दिखने लग जाएगी, तो उसके क्या किया, इक्वल नंबर से आपने डिवाइड कर दिया। जैसे आप इक्वल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू लेट कर दे, कैलकुलेशन बड़ी दिख रही है आपको, नंबर बड़े दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा आपका जो है वो एक इक्वल नंबर से डिवाइड कर दिया। इसको आप कॉन्टिन्यूअस में भी अप्लाई कर सकते हैं। वाई वाले में काफी डिफरेंस देखिए आप। हाँ, डिफरेंस ज्यादा है वाई वाले में। हाँ, तो 6 से डिवाइड कर दिया होगा। नहीं 8 6 में भी अभी 12 24 में काफी डिफरेंस हो गया। 12 23 में काफी डिफरेंस हो गया, 24 6 30। हाँ, तो ये डेटा आपने कलेक्ट किया, ये डेटा दिया हुआ है आपका। 6 से का डिफरेंस होना चाहिए ना, जैसे जंप कर रहा है इससे डेटा बढ़ रहा है तो ये 6 से का ही होना चाहिए, तभी ठीक है। रॉन्ग है, ऊपर 4 का डिफरेंस है जी, नीचे 6 का डिफरेंस है, 6 का नहीं है। जी गलत रॉन्ग है। 18 है 12 है 20 नहीं, वो नहीं कह रहे, इक्वलिटी डिफरेंस नहीं कह रहे आप इक्वलिटी डिफरेंस समझ रहे हैं, हम इक्वलिटी डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा ऊपर हमने डेटा कुछ वैसा लिख दिया, आप उसको वजह से आप सोच रहे हैं। हाँ, ये नहीं, आप यदि 30 आप चाहें तो इधर कर दें, थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन लिखिएगा तो 30 आप इधर कर दीजिएगा, 14 की जगह, और 14 को कर दीजिएगा 30 की जगह। ठीक है, डेटा आप देखिए डेटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप अपने फॉर्मूले कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या जी? अभी सर रॉन्ग है भाई, वाई वाले में नहीं, हम बता रहे ना आपको यदि डेटा में दिख रहा है, आपको जैसे आप देख रहे हैं 10 4 का इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटा ऐसा लिख दिया हमने, यदि आप चाहते तो यहाँ पे 10 लिख देते और यहाँ पे आप लिख दे 30। ठीक है, यहाँ पे लिख दे 18, यहाँ पे लिख दे 22, यहाँ 26, यहाँ 14, एक क्वेश्चन लिखे आप। फिर उसमें आप क्या करें, 22 से मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब 22 से सब्ट्रैक्ट किया, अभी हम इसको डिवाइड ही कर रहे हैं, अभी हम डिवाइड की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो एक लिखिए डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा -12। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्योंकि 30 है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा आपका, वो +8 है। आप जब देखेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका -12 +8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 0, उसको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -8, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आप देखते हैं कि सब में यदि हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे में कोई चेंज नहीं आएगा, 4 से सब वैल्यू डिवाइड हो सकती है। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन को, हाँ बताइए, 4 और 6
कैसे अज्यूम करेंगे? वही तो हम बता रहे हैं ना आपको। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, आपने सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। हमने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया है। आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो दो इसमें आपकी एक दूसरा क्वेश्चन दिया हो तो हम आपको डाले नहीं दिया है, चलिए एक ही क्वेश्चन दिया था हमने इसको आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा में कलेक्ट किया और डेटा के अकॉर्डिंग दो स्टूडेंट के मार्क्स को हमने काउंट किए। एक स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके एक्स में मार्क्स 10 है, 30 है, ठीक है, 18 है, 22 है, 26 है, 14 है। सेकंड इक्वल डाटा है आपका एक्स वाला, क्या एक्स वाला इक्वल डाटा आपका डिफरेंस मतलब इंक्रीज कर रहा है 4 का। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज हो गया ना फिर तो। सर उसमें इंक्रीज कर रहा है, बट जो नहीं। वाई का डाटा आपने जो लिया बहुत ही डिक्रीज कर रही तो। नहीं, हमने अभी डेटा कलेक्शन पे बात ही नहीं की। हमने अभी डेटा, हमने एक आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि डेटा पे आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे यदि आपका वो होता तो हम आपको दिखा देते, जैसे कि आप यहाँ से आपको दिखा देते कि आपकी पेन ड्राइव से कहाँ है मेरी ये डेटा कलेक्शन, आपको दिखा दे। आपने एक डेटा कलेक्ट किया और डेटा की वैल्यू क्या आ गई, थोड़ा सा डिक्लेरेशन से ऊपर ये देखिए, ये आपने डेटा क्या किया 30 कर दिया। अब आपने यहां पे बात नहीं कर रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल इसकी। उसके साथ साथ इसके पहले एक हमने एक और रो करा लिया। अब देखिए, अब हम यहां पे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने ये बताया कि आपका जो है वो x माइनस 22 किया। अभी हमने डिवाइड नहीं किया है। सर ये 22 कहां से आया? ये 22 एज्यूम वैल्यू, हाँ एज्यूम कर लिया हमने, एक ऐसी वैल्यू लेट कर ली जनरली, लेकिन वो जब हमने देखा कि वैल्यू में इक्वलिटी आ रही है, देन हम बात करेंगे। अभी डिवाइड की बात कब करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। डिवाइड की बात अगर हम 22 ना करके 26 कर दें तो 26 कर लीजिए मतलब इसी टेबल से हम अज्यूम नहीं करेंगे या कुछ नहीं, भी? बाहर भी कर सकते हैं आप, वही तो हम आपको स्टार्टिंग बता रहे हैं। वैल्यू एक ऐसी एज्यूम करेंगे जो कैलकुलेशन को इजी कर दे, ठीक है। आप 0 भी कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू निकलेगी, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं आएगा, केवल आपने चेंज कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 26 ही वैल्यू लेट की, हम उसके किसी की बात नहीं करें, 26 पे अभी थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा। अब जैसे आपने 26 सेलेक्ट की तो आपकी वैल्यू क्या आ गई -16, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। देखिए डेटा पे आप नहीं कह सकते कि किसकी क्या वैल्यू होगी। 2 के मार्क्स पूछे हमने, हो सकता है कि एक बच्चे के मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में 5 आ गए हो और उसी के फिजिक्स में 95 आ गए हो, तो वहां पे दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा हमको। निगेटिव कोरिलेशन चला जाएगा, जरूरी थोड़ी कि डेटा में तो कुछ भी आ सकता है ना। हमने डेटा कलेक्ट किया, एक के मार्क्स जो है एक्स सब्जेक्ट में 30 आ गए और वाई में वो 12 आ गए, ठीक है। हमको क्या है उसमें भी कोरिलेशन निकालना है, हम डेटा को नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमें उसमें कोरिलेशन दिखाना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 26 की बात आ गई, तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे 4 आ गया है, थर्ड आपने ये क्या कह दिया कि -4 आ गया है आपका, फिर आपने फोर्थ कह दिया कि आपका जो है वो -4 है तो ऊपर 22 नहीं है, 8 आएगा, 8 आ गया है, ठीक है। और ये आपका 0 आ गया है, ये आपका कितना आया है -12 आ गया है। अब आपका डेटा ऐसा दिख गया, तो एक तो प्रोसीजर ये है कि हम इसको ज़ाइटा मान लें और इसको सॉल्व कर लें, लेकिन जब आप इसको एक साथ देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 4 का डिफरेंस चल रहा है। यदि हम इसको 4 को डिवाइड कर दें तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमको 8 की स्क्वायर देंगे, 2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखिए डेटा में हम नहीं चेंज कर सकते, हम अपने फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि डेटा हमको सिंपल हो जाए। अब हमने ये जो 6 किया, आपका जो ये डिफरेंस की बात आई, मान लो हम 6 ना करते, आपको ये लग रहा है कि भाई डेटा ऐसा कैसे आ गया, तो 30 कर दिया मान लीजिए, या फिर आपने कह दिया कि यहां पर डेटा जो है आपका 30 देंगे, 6 ही है। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके एक्स में तो 22 एक्सेप्शनल केस आ गया कि जिसकी हाइट ज्यादा थी उसका वेट बहुत कम हो गया, ठीक है, जबकि बाकी सबका नॉर्मल चल रहा था। एक्सेप्शनल केस होते हैं, नहीं होते तो 99 वो हम 100% में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अपनी सैंपलिंग करते। हमने डेटा पे नहीं कन्वर्ट किया। अब हमने क्या किया
हमने देखा कि वैल्यू ये आ रही। अब हम चाहते हैं कि और कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमने क्या कहा, ये फॉर्मूला जरूरी नहीं आप लर्न करें, आप मेन फॉर्मूला रखेंगे जाई वाला यदि आपको कैलकुलेशन करना, और यदि आप इनिशियल चाहते हैं तो पहले वाला रखेंगे, तीनों से सेम वैल्यू आएगी। लेकिन यदि हम इसको देखते हैं तो हमको इसको देख के ये लग रहा है कि हम इसको यदि 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी लग जाएगी। हमें 12 का स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा, हमको किसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, हमको 3 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, या हमको -12 पे वर्क नहीं करना है, हमको -3 में। यदि हमको लगता है, जैसे मान लीजिए -22 ही लेते हैं, थोड़ा सा क्यों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 22 पे वर्क किया हुआ है, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। तो जैसे हम 22 पे वर्क करते तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती, हमारी वैल्यू आ जाती यहाँ पर 12, तभी तो उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आपकी 8, और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आपकी 12, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या दिखने लग जाती, कितनी दिखती 0, और यहाँ पे दिखती है आपकी 4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दिखती है आपकी 8। अरे कुछ चेंज कर दे, लीजिए 4, ठीक है। अब ये ठीक आ गई। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा वैल्यू है उसमें 4 से यदि हम डिवाइड कर दें और फॉर्मूले में कोई चेंज ना आए तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। यदि हम इजी के ऊपर बात आते हैं, एज ए मैथमेटिशियन हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन की जब बात आती है तो हम हमेशा परस्यू करेंगे इजी की ओर, हमें नहीं टफ कैलकुलेशन के लिए करना है। इसमें जो इधर वाला डिफरेंस वाला डाटा है, अगर इसमें सभी नंबर्स में किसी एक से डिवाइड नहीं जा रहा, हाँ, तो फिर वो पॉइंट में चला जाएगा। यदि उससे कैलकुलेशन इजी होती है, पॉइंट में हम यदि कवर कर पाते तो करेंगे, नहीं तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे हम। हाँ, मेन हम ये बात भी सही कह रहे हैं। यदि मान लो हम ऐसा डेटा देखते हैं जिसमें इक्वलिटी नहीं है, मान लीजिए 12 के बाद 10 आ जाता, ऐसी वैल्यू दी होती, डेटा तो कुछ भी हो सकता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं, हमने इसलिए बताया कि ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप इजी में रखेंगे जाइटा वाला। हमें डेटा के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन के ऊपर। डेटा आप कलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, आपने कैसे किया, 22 थे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमको क्या है, अब मैथमेटिक्स की बात आ गई। हमने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करते ही बता दिया कि अब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल के ऊपर बात करेंगे, हमारा फॉर्मूला सिंपल हो, हमारे कैलकुलेशन सिंपल हो, ठीक है। इक्वलिटी यदि नहीं है तो हम क्यों निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास मी ही पॉइंट आ रहा है, अब मान लीजिए हम ये नहीं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते, यदि ये फॉर्मूले ये इसके लिए ज्यादा सुटेबल है। आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहला वाला एक ऐसा एग्जांपल जिसका मीन ही ऑलरेडी 8 और 11 आ रहा है, यदि इसमें हम जाइटा लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि हम इसमें डायरेक्ट मीन करके निकालें तो कैलकुलेशन इजी है। हमने डेटा देखा तो हम इसमें देख सकते हैं कि हाँ, मीन इसका क्या है, मीन हमारा जो है वो पूरी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हम इससे कैलकुलेशन करें तो हमारा कितना इजी है, जाइटा वाला भी बड़ा है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये ज्यादा इजी लग रही है, इससे आपने तुरंत एक लाइन में निकाल लिया, जबकि जाइटा वाले में जाई का भी सम करना है, ईटा का भी सम करना है, जाई का स्क्वायर करना है, ईटा का स्क्वायर करना है। लेकिन जब हम मैथमेटिशियन की बात करते हैं तो सिंपल के ऊपर बात करते हैं। सिंपल कैसे हो सकता है, एक पर्टिकुलर केस सबकी वैल्यू इक्वल आ गई तो उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन जनरल जो फॉर्मूला है वो जो ज्यादा अप्लाई होता है, हमने बार बार यही बताया आपको, ये शॉर्टकट मेथड ज्यादा अप्लाई होता है, ये सबके लिए अप्लीकेबल हो जाता है, ये इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। जो ज्यादा इजी था, इजी से इधर क्यों चले आए, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। अब ये अप्लाई हो गया, मान लीजिए यहाँ पे भी इक्वलिटी दिखती तो हम क्या करते हैं, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। उसका ये बताता ये है कि यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है। यदि आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो है आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, उसी नंबर से सब में यदि आप डिवाइड कर देंगे तो वही चीज आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। मेन हमारा जो मोटिव था वो ये बताने का था कि जैसे ही आपने किसी एक नंबर से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लीजिए किसी एक नंबर से आपने इक्वल नंबर से डिवाइड किया तो फॉर्मूले में देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है, वही फॉर्मूला जाइटा वाले ही है, समेशन ऑफ जाई समेशन ऑफ जाइटा माइनस समेशन ऑफ जाई समेशन ऑफ ईटा अपॉन एन अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ जाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ जाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये बताता ही है कि ये रेशियो है, ऊपर भी जिस नंबर से डिवाइड किया है वही नंबर से आपने नीचे भी हो गया है, उसकी वजह से हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन उससे बेनिफिट क्या मिल गया, उससे बेनिफिट ये मिल गया कि जो हमारा जो 12.84 दिख रहा था उसकी कैलकुलेशन हमारी जो है वो इजीली सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये इजीली के ऊपर जब बात आती है तो हम कितने इजीली तरीके से निकाल सकते हैं तो उस पर हम बात करते हैं। इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही विदिन सेकंड में आपका हो जाएगा, 10 सेकंड में आप इसको तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। जबकि यही क्वेश्चन में यदि आप ये वैल्यू रखेंगे
तो 10-20 सेकंड आपके थोड़े और ज्यादा लग जाएंगे। फिर 12 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे आपको क्या है कि डायरेक्ट -1 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, फिर आपको इसके से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैलकुलेशन की बात है, हम डेटा के ऊपर बात नहीं कर रहे। मान लीजिए थोड़ा सा आपको जंप लग रहा है तो यहाँ पे हमने जो है वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। मान लीजिए 26 की जगह हमने कर दिया यहाँ पर 42, थोड़ा सा और अच्छा डेटा दिखने लग गया। यहाँ पर भी हमने जो है वो कर दिया, आपका फिर से 36 कर दिया। डेटा कोई भी हो सकता है, 36 कर दिया तो भी आपका 6 का वेरिएशन है, आपका नहीं भी वेरिएशन है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। यदि आपका मान लीजिए इसमें वेरिएशन है नहीं, हम इसको नहीं वेरिएशन काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कह दिया कि यहाँ पे 38 हम इसमें नहीं डिवाइड करते तो भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने 1 से डिवाइड कर दिया है, जिसको किसी से डिवाइड नहीं किया उसको 1 से डिवाइड कर दिया है। भाई आपने क्या किया, यहाँ पे नहीं डिवाइड किया तो आपने किससे कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया होगा। 1 से तो कर ही सकते हैं, नंबर से करते हैं कैलकुलेशन इजी जाती है, नहीं करते तो 1 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये चीज आपकी आ गई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकता है, नहीं तो इसको जो है हम, तो ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया।